तो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। बच्चों, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट, इट इज an apparent change in frequency of wave motion when there is relative motion between the source of waves and the observer। बच्चों, इस प्रभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी सोर्स ऑफ वेव और ऑब्जर्वर के बीच में किसी तरह का रिलेटिव मोशन होता है, तो जो वेव फ्रंट ऑब्जर्वर रिसीव करता है वह उसकी रियल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिसीव नहीं करता, बल्कि उसमें एक अपरेंट चेंज आ जाता है। ऑब्जर्वर को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड साउंड की फ्रीक्वेंसी या रिसीव्ड वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, और ये अपरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी में बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसी की स्टडी को, इसी फिनोमेना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये किसी पे भी अप्लाई होता है बच्चों, जो कोई भी वेव है, आई मीन साउंड हो या लाइट हो, दोनों में ही आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। साउंड वेव्स फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, अगर हम एक स्टेशनरी सोर्स से निकलने वाले साउंड वेव्स को ऑब्जर्व करें, जिसमें कि हमारा ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, तो आप देख सकते हैं सोर्स से जितने भी वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं वह ऑब्जर्वर तक सारे के सारे वेव फ्रंट सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को जैसा भी साउंड सुनाई देगा सब सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा। लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों में से मैं किसी को भी मूव करा दूं, तो पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि अगर हमारा सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की ओर मूव करते रहेगा, या इन जनरल अगर वो मूव करे, तो इस हॉरिजेंटल लाइन के दोनों ही एंड्स में, दोनों छोरों पे अगर मैं दो ऑब्जर्वर्स को लगाता हूं, तो उन दोनों को ही डिफरेंट तरह का साउंड सुनाई देगा। जो सोर्स ऑफ साउंड के पास में है, यानी कि राइट एंड में ऑब्जर्वर है, उसको जो साउंड रिसीव होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल वेवलेंथ का रिसीव होगा, जबकि जो लेफ्ट एंड में है, दूसरे एंड में, उसको लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ेगा। तो बच्चों, अपना अगला कंसेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, डॉपलर इफेक्ट फॉर मूविंग सोर्सेस। इसमें हम देखेंगे कि अगर सोर्स मूव करे तो किस तरीके से डॉपलर इफेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी में होता है। पहला केस है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। लेट अस एज्यूम कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा एक सोर्स ऑफ साउंड है जो एक पल्स रिलीज करता है, और वह पल्स आपके ऑब्जर्वर तक पहुंचती है t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम में। बट मान लीजिए कि हमारा सोर्स vs वेलोसिटी से आगे बढ़े ऑब्जर्वर की ओर, तो टी टाइम में एक स्टेशनरी सोर्स ने जो पल्स रिलीज करी वह टी टाइम में ऑब्जर्वर के पास पहुंची, और साथ ही साथ एक दूसरा सोर्स जो कि vs वेलोसिटी से उसी मोमेंट पे रिलीज कर दिया गया था ऑब्जर्वर की तरफ, उसने भी एक पल्स ऑब्जर्वर की ओर रिलीज करी। तो क्या बताइए आप लोग, क्या ये दोनों ही सोर्सेस से निकलने वाली पल्स ऑब्जर्वर तक सेम डिस्टेंस कवर करके पहुंचेंगी? मेरा फिजिक्स का नॉलेज तो ये अलाउ नहीं करता। जी हाँ बच्चों, स्टेशनरी सोर्स के द्वारा निकली गई पल्स वेवलेंथ जितना, रियल वेवलेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी, एज्यूमिंग कि दिस कैपिटल T टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि अगर लैम्डा लेंथ आपकी स्टेशनरी पल्स, स्टेशनरी सोर्स द्वारा निकाली गई पल्स कवर करती है, तो जो मूविंग सोर्स है उसके द्वारा हम मान सकते हैं कि ये लैम्डा डैश वेवलेंथ कवर करी जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का गैप आया, दैट विल बी इक्वल टू सोर्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कैपिटल T। तो बच्चों, एक्चुअल वेवलेंथ है हमारी लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल T, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों साउंड की न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T। बट यहाँ पे ऑब्जर्वर को जो वेवलेंथ रिसीव होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी न्यू डैश। अब अगर वेवलेंथ उसको डिफरेंट रिसीव हो रही है तो नेचुरल सी बात है उसको फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट
रिसीव होगी। तो बच्चों सिंपल कैलकुलेशन से हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी टी माइनस वी एस इंटू टी। अगेन दोहराना चाहूंगा, v इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स। So lambda dash is equal to v minus vs into capital T can also be written as lambda dash is equal to v minus vs divided by nu, which is the frequency of sound. So we can write that lambda dash is equal to v upon nu dash, which is equal to v minus vs upon nu. तो यहाँ पे न्यू डैश यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल कर आता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन v माइनस vs। अब दूसरा केस लेते हैं बच्चों, जिसमें सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे सोर्स vs स्पीड से ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे रिलीज करी गई पल्स एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव करी जा रही है। बच्चों अगेन सेम फिनोमेना होगा। अगर मिडिल पोजीशन से कोई स्टेशनरी सोर्स पल्स रिलीज करेगा तो वह वेवलेंथ कवर करेगी लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू कैपिटल टी, जबकि अगर कोई मूविंग सोर्स पल्स इजेक्ट करेगा तो वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी एक ज़्यादा लेंथ कवर करते हुए विच विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश। और ये जो एक्सेस लेंथ होगी बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड in the time period during which it transfers the pulse to the observer. Lambda dash is equal to Vt plus Vst. We can write it as V plus Vs into T. बच्चों पिछले केस में क्या हो रहा था, सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा था, उसके करीब जा रहा था, तो हमारे वेव पल्स को कम लेंथ कवर करनी पड़ रही थी, तो वहां पे लैम्डा डैश Vt माइनस Vst था। यहाँ पे हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उसके द्वारा रिलीज करी गई पल्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस का जो गैप आता है बच्चों, वो दैट इज इक्वल टू सोर्स वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, और वही आपके अपरेंट वेवलेंथ में एकोमोडेट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है बच्चों v प्लस वी एस डिवाइडेड बाय न्यू, वेयर न्यू इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। So we can write it as lambda dash is equal to v upon nu dash, which is equal to v plus vs upon nu। तो यहाँ से हमारी apparent frequency nu dash का फॉर्मूला आता है nu dash is equal to nu into v upon v plus vs। बच्चों अगर मुझे जनरल फॉर्मूला निकालना हो when the source is moving, तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर बीच में स्टेशनरी खड़ा हुआ है अच्छे बच्चे की तरह, और रेड कलर से हम दर्शा रहे हैं कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ब्लू कलर की वेव से हम दर्शा रहे हैं सोर्स इज मूविंग क्लोजर टू द ऑब्जर्वर। तो व्हेन द सोर्स इज मूविंग क्लोजर टू ऑब्जर्वर, बच्चों अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाना चाहूँ आपको, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर सोर्स हमारे ऑब्जर्वर के पास आएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, और अगर सोर्स दूर चला जाएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी घट जानी चाहिए। तो आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे, तो आप देखिए कि डिनोमिनेटर बड़ा है आपके न्यूमरेटर से, विच गिव्स अस ओवरऑल रिजल्ट विथ रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर हम पहले केस की बात करें जहाँ पे सोर्स इज मूविंग क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, यू कैन सी दैट अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका वो कम हो गया है। तो बच्चों जनरल अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला निकल के आता है v प्लस माइनस वी डैश अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और जनरल अपरेंट फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट इट एज न्यू इंटू वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। आप प्लस तब करेंगे जब आपको डिनोमिनेटर बड़ा करना हो, या यूं कहें कि आपको ओवरऑल अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी हो, और वो तब होता है बच्चों जब सोर्स अवे जा रहा हो ऑब्जर्वर से। And if source is approaching towards observer, you will write v minus vs in the denominator of this formula। तो बच्चों अभी आपने जो
डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट सीखे हैं, उनके बेसिस पे हम तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो करते हैं। A police siren emits a sinusoidal wave with frequency nu s is equal to 300 Hz. The speed of sound is 340 meter per second. First part, find the wavelength of waves if the siren is at rest in the air. Second, if the siren is moving at 30 meter per second, find the wavelengths of the waves in the front and behind the source. तो बच्चों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहले पार्ट में आपसे पूछा है जब सायरन रेस्ट पे हो, अगर सायरन रेस्ट पे है, सायरन इज द सोर्स ऑफ साउंड, तब तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी और नेचुरल वेवलेंथ होगी आपकी v अपॉन न्यू एस विच इज इक्वल टू 340 अपॉन 300, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.13 मीटर्स। अब सेकेंड पार्ट में बोला है कि वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ सायरन एंड बिहाइंड द सायरन। तो बच्चों फ्रंट ऑफ सायरन में तो ऑब्जर्वर को सायरन के फ्रंट में होना होगा, यानी ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगा सोर्स ऑफ साउंड, तो उस केस में आपकी अपरेंट वेवलेंथ होगी v माइनस वी एस अपॉन न्यू एस। और सेकेंड पार्ट पूछा है कि अपरेंट वेवलेंथ बिहाइंड द सोर्स ऑफ सायरन। तो बिहाइंड द सोर्स ऑफ सायरन मतलब ऑब्जर्वर बिहाइंड है और ऑब्जर्वर से सोर्स ऑफ साउंड दूर जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आपकी अपरेंट वेवलेंथ होगी v प्लस वी एस अपॉन न्यू एस। सो दोनों ही केसेस में आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रही हैं। फ्रंट के केस में आपको मिल रही है 1.03 मीटर्स और बिहाइंड के केस में मिल रही है 1.23 मीटर्स, विच कम्प्लीटली मेक सेंस कि अगर आप फ्रंट में खड़े हैं सोर्स के तो वेव को कम लेंथ कवर करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए, और अगर आप सोर्स के पीछे हैं तो वेव फ्रंट को या वेव पल्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी आप यानी ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में अंडर स्पेशल कंडीशन जहां पे हमारा सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी हो एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो। बच्चों ध्यान से देखें स्टेशनरी सोर्स को, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड v से सारे वेव पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर तैयार है सोर्स ऑफ साउंड की ओर मूव करने के लिए विथ अ वेलोसिटी vo। अब बच्चों आप ही बताइए कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड के तरफ जाएगा, उसके और अप्रोच करेगा, तो क्या ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव्ड पल्सेस ऑफ साउंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की होंगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो उनकी सोर्स फ्रीक्वेंसी है। बच्चों मेरे एनालिसिस से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आइए हम खुद एनालाइज करके देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर आर v डैश, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता तब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v होता, बट यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ मूव कर रहा है, वेयर v डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट। लेट अस ऑब्जर्व वन बाय वन कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तब हमारे सोर्स से पल्सेस को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और दूसरा केस हम लेंगे जब हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। इस केस में हमारे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है। लेट अस सी कि टी टाइम में कितने वेव पल्सेस हमारे ऑब्जर्वर को क्रॉस करती हैं। हमने देखा टी टाइम में 5 पल्सेस इन टोटल हमारे ऑब्जर्वर के थ्रू पास होती हैं। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि किसी भी जनरल जो फर्स्ट वेव पल्स हमारे ऑब्जर्वर को हिट करी होगी वो टी टाइम में इस छोटे से टाइम पीरियड में v इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करी होगी। अब आते हैं बच्चों उस केस पर जहां पे हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी नहीं होगा, सो vo विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर के थ्रू कितनी वेव पल्सेस पास होती हैं। तो बच्चों क्लियरली आप बता सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ मूव करेगा तो
it will be able to cross more pulses. तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट वेव पल्स जो हमारे ऑब्जर्वर को हिट करी उसके रिस्पेक्ट में उसने टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये वी डेल्टा टी तो वो कवर करेगा ही, बट हमें ये डिस्टेंस रिलेटिव टू ऑब्जर्वर चाहिए। तो अब ऑब्जर्वर भाई साहब भी आगे मूव कर चुके हैं, वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा था वी ओ वेलोसिटी से, तो डेल्टा टी टाइम में वी ओ डेल्टा टी इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो फर्स्ट वेव पल्स के रिस्पेक्ट में और कवर कर लेगा। सो फॉर द ऑब्जर्वर cycles detected are v delta t plus v naught delta t divided by lambda। यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि उसने ज़्यादा साइकिल्स कवर कर ली हैं, तो ऑब्जर्वर को बच्चों ये लगेगा v डेल्टा टी जो नेचुरल हमारी वेव पल्सेस डिस्टेंस कवर कर रही हैं, साथ ही साथ v नॉट डेल्टा टी जिससे हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस का सम डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। तो इतने साइकिल्स हमारा ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स दैट वुड बी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में जितने साइकिल्स प्रोड्यूस हुए होंगे वही साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को समझ आएगी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विल बी इक्वल टू cycles detected divided by the time taken which is equal to delta t। तो बच्चों यहां से हमें मिलता है v plus v naught which is the velocity of observer divided by the natural wavelength of sound। So nu dash is equal to v plus v naught upon lambda। Now nu dash is equal to v upon lambda plus v naught by lambda। इसे सॉल्व करने पे बच्चों हम लिख सकते हैं v बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू प्लस v नॉट इंटू न्यू अपॉन v। सॉल्व करने पे बच्चों फाइनल फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह के शेप में होगा, वेयर अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू मल्टीप्लाइड बाय v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय v। अगेन दोहराना चाहूंगा बच्चों, v इज द स्पीड ऑफ साउंड and VO is the velocity of observer with respect to source। अब दूसरे केस की बात करते हैं बच्चों जिसमें ऑब्जर्वर तैयार है हमारे सोर्स से दूर जाने को। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर VO वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो बच्चों जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर विल बी V डैश, वो सेम तो नहीं रहेगी, एंड V डैश विल बी इक्वल टू V प्लस माइनस वी ओ। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है तो सारा इफेक्ट ही अल्टर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग माइनस वी ओ फॉर वी ओ इन द डिराइव्ड इक्वेशन फॉर ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड सोर्स विल गिव अस apparent frequency nu dash which is equal to actual frequency nu multiplied by v minus vo upon v। बच्चों कुछ नहीं करना है, जो हमने फर्स्ट केस में रिजल्ट निकाला था उसमें प्लस वीओ की जगह आप माइनस वीओ लिख दें, आपका काम बन जाएगा। तो अगर बच्चों हमें जनरल फॉर्मूला निकालना हो व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर या तो साउंड सोर्स से दूर जा सकता है या तो उसकी ओर अप्रोच कर सकता है, यही दोनों पॉसिबल केसेस हैं। तो अगर ऑब्जर्वर हमारे साउंड सोर्स के करीब जा रहा है तो कॉमन सेंस ये कहता है बच्चों की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो इस हिसाब से हमारे फॉर्मूले में चेंज आएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विच इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाइड बाय v प्लस वी नॉट डिवाइड बाय v। और अगर ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो हम प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे, सो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v। अच्छा बच्चों अब हम एक बहुत ही जनरल केस की बात करें कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपने अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखा हो तो ऑब्जर्वर के मोशन में जो चेंज आता है वो न्यूमरेटर में रिफ्लेक्ट होता है आपके अपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के,
और जब सोर्स मूव करने लगता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सो जनरल फॉर्मूला व्हेन द सोर्स इज मूविंग इज दिस। मैं यही बताना चाह रहा था कि जब सोर्स मूव करता है तो आपके डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी का टर्म आता है आप वो यूज करते हैं, और जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म न्यूमरेटर में यूज करते हैं। तो अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो जनरल फार्मूला व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। वेयर अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय वी प्लस माइनस वी एस। बच्चों, कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं फिर भी दोहराना चाहूंगा कि अगर सोर्स की तरफ मूव करता है आपका ऑब्जर्वर तो आप v प्लस वी ओ यूज करेंगे, और अगर सोर्स से दूर भागने का प्रयास कर रहा है ऑब्जर्वर तो आप न्यूमरेटर में v माइनस वी ओ लिखेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है सोर्स तो आप v माइनस वी एस लिखेंगे, और अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड तो आप डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस लिखेंगे। अब बच्चों, आपने जो डॉपलर इफेक्ट के कंसेप्ट सीखे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस सीखे, उनके बेसिस पे चलिए हम इस चौथे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो को सॉल्व करें। अ कार हॉर्न हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 520 हर्ट्ज। द कार इज स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड. An observer approaches the car at 25 meter per second. What frequency is heard by observer? तो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कार हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो 520 हर्ट्ज है। कार हमारी स्टेशनरी है, हमको पता है जो साउंड है हॉर्न से बजेगा, और हॉर्न कार में है तो बेसिकली जो हमारा सोर्स ऑफ साउंड है वो स्टेशनरी है। स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऑब्जर्वर कार को अप्रोच कर रहा है विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, बताइए न्यूमरेटर में चेंजेस आने चाहिए, तो फॉर्मूला होगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वी। बस इसके बाद तो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। सॉल्व करने पे वैल्यू आती है बच्चों 558.2 हर्ट्ज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। Two trains are moving towards each other at a speed of 72 km per hour and 54 km per hour relative to ground. The first train sounds a whistle of frequency 600 Hz. Find the frequency of whistle as heard by passenger in the second train. The speed of sound in air is 340 meter per second. तो बच्चों, इस प्रश्न में जो पहली ट्रेन है वो आपकी सीटी बजा रही है, यानी कि वो सोर्स ऑफ साउंड है, और दूसरी ट्रेन जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है तो ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स ऑफ साउंड भी मूव कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। हियर सोर्स इज द ट्रेन, सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑब्जर्वर इज इन सेकेंड ट्रेन, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आती है वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, कुछ इस तरीके का केस बनेगा। वैसे तो जनरल केस में प्लस माइनस साइन दोनों आते हैं, बट यहाँ पे देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर के मोशन के कारण चेंजेस आते हैं, डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी अपन लिखते हैं वो सोर्स के मोशन के कारण आते हैं। तो यहाँ पे सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो इस वजह से हमने v माइनस वी एस लिखा है, और ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच कर रहा है इसलिए न्यूमरेटर में v प्लस वी ऑब्जर्वर लिखा है। तो बस ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसके बाद मैथमेटिक्स है, आपको सिंपल वैल्यूज रख के कैलकुलेट करना है। आपको आंसर मिलेगा 665.62 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर सिटिंग इन सेकेंड ट्रेन।